चलो ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी नींद अगर खत्म हो गई होंगी तो एनर्जेटिक वे से गुड मॉर्निंग किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अब हमने जैसे कि फाइनल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस कैसे छाटा जाता है वो सीखा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको एडजस्टमेंट भी गिवन होंगी। अब देखिए, ट्रायल आइटम में जितने भी आइटम आपने डेबिट साइड में देखे या क्रेडिट साइड में देखे, राइट, वो आइटम फिक्स थे। अब फिक्स बोल दो सर, आप बोलना क्या चाह रहे हो, बराबर कि नहीं? फिक्स का मतलब होता है कि जो आइटम आपने डेबिट में देखे या क्रेडिट में देखे, बराबर कि नहीं, वो फिक्स कैटेगरी के आइटम आपको यहां मिलेंगे ना। डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम मिलेंगे, क्रेडिट साइड में 7 ही कैटेगरी के आइटम मिलेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि डेबिट साइड में कभी लायबिलिटी नहीं मिलेगी और क्रेडिट साइड में कभी एसेट नहीं मिलेगा। डेबिट साइड में कभी इनकम नहीं मिलेगी, क्रेडिट साइड में कभी एक्सपेंस नहीं मिलेगा। यानी जो फिक्स आइटम है, मैंने आपको जो लिखवाया था वही कैटेगरी के आइटम देखो अपने आप गए। मैंने लिखाया जबरदस्ती, देखा आपने, जो लेजर अपने आप वहां पे चले गए। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम की लूका के रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग की होंगी यहां तक तो। अब सर ये तो आपने हमें समझा दिया, और देखो मैक्सिमम 11 to 12 के आइटम एक ही पिक्चर में सब समाप्त कर दिया अपन ने, एक ही पिक्चर में। देखो, जिसने मेरे 2 क्वेश्चंस कस्टमाइज किए हुए देख लिए, उसको पूरा फाइनल अकाउंट आ गया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी। पार्टनरशिप फर्म में सब 10% का चेंजेस है, वो कौन सा है वही आपको बस सिखाना है मुझे आपको। तो सर फिर मुद्दा कहां है? मुद्दा है एडजस्टमेंट का। मुद्दा कहां का है? एडजस्टमेंट का। अब एडजस्टमेंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी, उसको भी हमको सेटल डाउन करना पड़ता है फाइनल अकाउंट के वक्त, और वो आइटम कहां जाएंगे इसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, वो समझना पड़ेगा। अब सर कैसे? तो देखो, कोई भी चीज को परफॉर्म करना है तो पहले समझ करोगे तो वो क्यों परफॉर्म हो रही है उसका रीजन तुमको पुटअप होगा, और रीजन अगर मालूम पड़ गया तुमको एक बार, तो डेफिनेटली तुमको वो चीज जिंदगी भर परफॉर्म करते आएगी। कोई तुम्हें रेक्टिफिकेशन नहीं करवाएगा तुमको। तो आज हम पहले एडजस्टमेंट चीज क्या है, एडजस्टमेंट कैसे बनती है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, वो सबके रीजंस आज के सेशन में होने वाले हैं। शुरू करें? चलिए, तो अभी सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या चीज क्या है सर? ये एडजस्टमेंट क्यों बनाती है, अकाउंटेंट क्यों एडजस्टमेंट बनाता है? प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई रोल है? यस, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रोल है। क्योंकि एडजस्टमेंट क्या है अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सुनिए, देखिए, जब कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी क्यों ना हो, वो अकाउंटिंग करने के दौरान वो जर्नल एंट्री या सब्सिडी बुक रिकॉर्ड करता है, शुरू करता है, फिर जर्नल और सब्सिडी के बाद लेजर में आता है, लेजर से ट्रायल में आता है, और ट्रायल से वो प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया आपके साथ मिलकर। तो सर ये एडजस्टमेंट का रोल कहां आ गया, क्यों आ गया? सुनिए, जब कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो अकाउंटिंग करने के दौरान जब वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेता है, तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हम लास्ट में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी प्रोविजन हम पहले कर ही नहीं सकते। वो ट्रांजैक्शन लास्ट डे पर ही मालूम पड़ेंगे। ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शंस अब बताओ जिसको हमने साल भर में रिकॉर्ड किए ही नहीं, तो उसकी ना जर्नल एंट्री होंगी, ना जर्नल हुई होंगी, तो ना लेजर बने होंगे, और ना ही लेजर बने होंगे तो ना ही उसका ट्रायल बैलेंस में लेजर का बैलेंसेस पुटअप किया होगा। लेकिन वो एक ट्रांजैक्शन है, वो एक इवेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, तो उसको हमको रिकॉर्ड तो करना है। तो तब वो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के पहले, अकाउंटेंट नीचे एक नोट लिखता है, उस नोट को हम कहते हैं एडजस्टमेंट, जो वो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त उसको एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में रहती ही नहीं है और ना ही वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट्स कौन सा? सुन लीजिए,
एडजस्टमेंट 3 क्राइटेरिया से बनते हैं। पहली एडजस्टमेंट, पहला रीजन बताओ कौन सा, कि कुछ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर ऐसे हैं बिजनेस के जो लास्ट मोमेंट पे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उस लास्ट मोमेंट की वजह से मैं अपना ट्रायल बैलेंस नहीं रुकाऊंगा, मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेता हूं अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो, और फिर मैं उसको नीचे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने के पहले इधर एडजस्टमेंट लिखकर या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखकर मैं उसको अपना कुछ तो भी लिखता हूं, अंग्रेजी में नाम सेंटेंस एक बना लेता हूं कि भाई ये चीज नोट डाउन करता हूं कि ये चीज मुझे फाइनल अकाउंट बनाते वक्त एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, इसलिए उसको नाम दिया एडजस्टमेंट। हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन मेरा अकाउंटेंट भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन पढ़ाया था। तो कुछ ट्रांजैक्शंस हम ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफाई करते हैं, याद अगर होगा तो आपको। तो अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है जो ट्रायल बैलेंस तो बन गया लेकिन मेरा अकाउंटेंट को मालूम पड़ा अरे ये तो मैं भूल गया हूं, तो वो व्यापारी के अकाउंटेंट को जब भूल जाता है और फाइनल अकाउंट बना नहीं है तब वो ट्रायल बैलेंस को छेड़खानी नहीं करता है, वो नीचे उसको नोट डाउन करता है कि इसको भी एडजस्ट करना है, और वो ट्रांजैक्शन भी हम एडजस्टमेंट में देखते हैं। दो रीजन समझ में आ गया। अब तीसरा रीजन वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, बाकी सारे एरर्स, यानी क्या सुनो, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो मेरा अकाउंटेंट को जबरदस्ती वो ऊपर कोई तो भी रिकॉर्ड कर लेता है या कहीं तो भी अलग जगह पे वो रिकॉर्ड कर लेता है, और अब उसको जब फाइनल अकाउंट बना ही नहीं है उसके पहले ही उसको मालूम पड़ गया अरे यहां तो घपला हो गया ये एरिया के अंदर, तो अब ट्रायल बैलेंस को क्या छेड़खानी करना सही रहेगा क्या, नहीं, तब वो नीचे एज ए इंफॉर्मेशन लिख देता है अंग्रेजी में कि इसको भी एडजस्ट करना है, और वो ट्रांजैक्शन भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और चौथा रीजन है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या होता है, आप लोगों को मैं 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ओके। अब डेप्रिसिएशन क्या है, एक प्रोविजन, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एम आई राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसकी नोटा आती भी नहीं और जाती भी नहीं। तो वो ट्रांजैक्शंस जो सुधरा हुआ अकाउंटेंट होगा वो पहले ही ट्रायल बैलेंस के पहले ही लेजर बनाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट का, याद करो, और वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन कुछ नालायक होते अकाउंटेंट जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अरे ये एसेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगाने ही भूल गए, अब क्या करें, लिखो ट्रायल बैलेंस तो बन गया है, अब कहां डालेंगे उसको, फिर एडजस्टमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एडजस्टमेंट बनती है, और एडजस्टमेंट का एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो एडजस्ट करना, किसको, ट्रांजैक्शंस को, कोई रीजन की वजह से जो हैपन हुआ है इवेंट, वो उसको एडजस्ट करना फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, उसके लिए इसका नाम पड़ा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट का ही अदर नाम है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सर ये एडजस्टमेंट किस चीज की बनेगी, तो कोई भी आइटम के ऊपर की कोई भी आइटम की उठा दो, मैं किसी की भी एडजस्टमेंट यहाँ पे बना सकता हूं। हम जब तुम्हारी उम्र में थे तो खेलते थे, अकाउंट से खेलते थे, क्या करते थे, बोलो बोलो, हाँ, और तुम डरते हो, आज के बाद तुम भी खेलने लगोगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि खुद की एडजस्टमेंट खुद आप बना सकते हो, कितनी भी अनगिनत, क्योंकि ट्रांजैक्शन के साथ क्या हैपन हुआ है, क्या हैपन करना है, अगर ये पिक्चर हमारे हाथ में आ गई तो हम तो कुछ भी बना के कर सकते ना, लेकिन फॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, सिर्फ उसी को अफेक्ट करना, तुम खुद नहीं बनाना। लेकिन कैसे बनती है मैं आपको आज के ट्रांजैक्शन में वो सिखाने जा रहा हूं। शुरू करूं स्टूडेंट्स, चलिए। तो अभी कैसे एडजस्टमेंट बनता है। अब सर आपने बोला कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे है जिसको हम लास्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट मोमेंट में, ऐसा कौन सा है सर, ट्रांजैक्शन बता दो। ठीक है, डन है, बैड डेट भी हो सकता है कि बैड डेट हम ट्रायल बैलेंस के पहले भी बना सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आखिरी दिन पे ही बनता है, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन बता रहा हूं मैं अभी, वो लास्ट मोमेंट पे ही आप काउंट करोगे, उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस का वेट नहीं करोगे। बताओ कौन सा, यस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अदर नाम है अनसोल्ड गुड्स। क्या बोलेंगे उसको। अब तुम बताओ
सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्य की दुकान का अकाउंटेंट, आखिरी दिन पे मैं लक्ष्य की दुकान पे आया और बोलता कि सर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है आज आखिरी दिन पर, तो बोलता करो। मैं बोलता हूँ दुकान बंद करो, बोलता पागल है क्या, दुकान बंद करूंगा क्या? पूछो क्यों? बोला तेरे अकाउंटेंट के चक्कर में क्या मैं आज की गिराकी तोड़ू क्या? सही कि नहीं? पहले ही खर्चे कम है क्या हमारे पीछे? तो बोला सर अगर आप गिराकी बंद नहीं करोगे करना तो मैं यहाँ पे स्टॉक काउंटिंग कैसे करूं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो बोलता ये लोचा मतलब तो देख क्या है, ऐसी अकाउंटिंग मेरे को चाहिए नहीं जो मेरे को लॉस में दिलाए, ऐसे कौन सी काम की अकाउंटिंग फिर? सही है कि नहीं? तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टॉक काउंटिंग का वेट न करते हुए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और जब वो दुकान बंद करने की नौबत आती है तब हम बोलते हैं ठीक है चलो अभी हमारा आप जाओ यहाँ से, हम खुद ही स्टॉक काउंट करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, और फिर वो स्टॉक काउंटिंग करके हम अब फाइनल अकाउंट बनाया नहीं, अब उसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड रुपीज इतना इतना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो मेरा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है ना, इसके अंदर जो माल बच गया उसको मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। आ रहा कुछ समझ में? तो इन शॉर्ट क्या सीखा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो लास्ट मोमेंट पे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसमें से वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इन्वेंट्री नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, नोन एज अनसोल्ड गुड्स। गॉट इट? समझा अच्छे से? दूसरा, अब दूसरा ट्रांजेक्शन कौन सा है सर? तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन, मैंने क्या बोला, अनगिनत, यानी अगर मुझे तुम 24 घंटे दोगे तो 24 घंटे के हर एक आइटम के ऊपर मैं एडजस्टमेंट बना सकता हूं जिसको मुझे अफेक्ट करना है, जिसके भी ट्रांजेक्शन हमने ऊपर रिकॉर्ड किए ट्रायल बैलेंस में, दिख रहा है तुमको? इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने किसी रीजन से तो वो सब कहाँ लिखे जाते हैं? एडजस्टमेंट, क्योंकि उनके लेजर तो मैंने क्लोज कर दिए, अब कहाँ से उनके साथ छेड़खानी करूंगा? अरे ट्रायल बैलेंस में अगर लेजर का बैलेंस आया हुआ, इसका मतलब इंप्लाइड क्या है? इट इज इंप्लाइड कि उनके लेजर सब क्लोज हो गए, अब कुछ नहीं करना है, अब जो है अभी करो इधर एडजस्टमेंट करके। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का जब मुझे छेड़खानी करनी है, छेड़खानी, तो मैं वो छेड़खानी कर सकता हूं कैसे? एडजस्टमेंट्स बनाकर उस ट्रांजेक्शन के ऊपर। सो मैं आई थिंक सो एलिजिबल हूं अभी आपको, मतलब मैं एलिजिबल हो गया आपको सुनाने के लिए कि व्हाट इज एडजस्टमेंट। क्लियर पिक्चर? समझ में आया? हाँ, अब एडजस्टमेंट बनाई कैसे जाती है, तो देखो आप यहाँ पे, अब कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी, और किसी का भी ट्रांजेक्शन कहीं पे भी इफेक्ट होगा, उसके पहले एडजस्टमेंट बनाने के पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सुनो, अब मैंने आपको जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करवाया था तो हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर एक लाइन 2 लाइन छुड़वाई थी, है ना? अब जिसके ऊपर, जिस भी आइटम के ऊपर मैं छेड़खानी कर रहा हूं, जिस आइटम के साथ, उसकी अमाउंट इनर कॉलम में लेकर उसके साथ छेड़खानी कर यानी एडजस्ट कर फिर आउटर करेंगे। अब वो कैसे होता है, आज यहां से जाओगे तो सबको समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी, बट कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए। बट स्टिल फिर भी मैं बैकअप के लिए एक और दिन ले रहा हूं, एडजस्टमेंट अगर आज नहीं भी आया तो टेंशन वाली बात नहीं है, सब समझते जाओ, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है समझो उस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बनाओ। देखो जिनको नहीं आता उसका रीजन सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बस, क्योंकि मैं कोई ना ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं ना ज्यादा शुद्ध हिंदी यूज करता हूं, एकदम यूज टू वाला लैंग्वेज यूज करता हूं जो आपको भी समझे, तो नहीं समझने का तो रीजन ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट स्टिल अगर नहीं समझ रहा है तो कोई एसी को देखता है, कोई वो चिड़िया को देखता है, कोई देखता है कि यार बाहर देख हवा चल रही मस्त, कोई यहाँ से वो गेट खुला हुआ है तो उसको देख लेता है ना? कोई देखता कि सर की शर्ट कैसी है, फिर कोई देखता है कि सर के बाल हेयर स्टाइल कैसी है ना? फिर कोई देखता कि अरे देख वो देख कैसा पहन के यार ड्रेस। तो ये टॉकिंग जो है ना, इसके लिए हमारे पास जिंदगी बड़ी है, छोड़ दो, आज फोकस इस पे करेंगे। ओके, शुरू करें, चलिए। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँ, टेंशन मत ले। हाँ ठीक है, कर दिया तो कर दिया, क्या हो रहा है? हाँ ध्यान इधर आ जाओ। अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1 बना रहा हूं और वो है एडजस्टमेंट नंबर 1, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखिए, अब एडजस्ट कैसे करना है पहले लिख लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, तो एडजस्टमेंट नंबर 1, हाँ वो है, लिखो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन। अब बताओ स्टॉक काउंटिंग कब होता है? साल के
तो 31 मार्च है ना, 12 है कि दिसंबर है, मार्च है, दिसंबर है, 31/12/2022 वर्थ रुपीज 1.5 लाख का माल बच गया। 1.5 लाख बहुत नहीं हो गया? एक मिनट देखो परचेसिंग कितने का है मेरा, परचेस कितने का है देखो तो साल भर में। नहीं तो एक काम करो 50,000 कर दो बस, इट्स इनफ, 50,000 रुपीज। ओके हाँ, अब दो में ध्यान दो, हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट कहाँ होंगे, क्यों होंगे, समझना पड़ेगा आज आपको। अब देखो ट्रायल बैलेंस ऑलवेज है वन इफेक्ट, यानी क्या कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आपने इफेक्ट्स किए, जो भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, उसका आपने एक ही जगह फाइल अकाउंट में एंट्री की गई तो भी बस। लेकिन एडजस्टमेंट ऑलवेज है टू इफेक्ट्स। पूछो क्यों? सुनो, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज है वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट ऑलवेज है टू इफेक्ट। क्यों? सुनो, आप लूका की डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, अनदर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट, एंड दे आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, राइट? एम आई रॉन्ग? तो सर फिर ट्रायल बैलेंस के पे क्यों किया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपने बैलेंसेस पुटअप किए लेजर के, वो सब दो इफेक्ट करने के बाद आए। देखो आप नोटिस करो, जैसे आपने एंट्री की होंगी बाय परचेस टू कैश, तो पहले आपने परचेस के डेबिट साइड में पोस्टिंग की, फिर कैश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की, और तब जाके आपने बैलेंसेस निकाले और फिर जाके आपका ट्रायल बैलेंस चली हुआ। एक भी इफेक्ट वहां अगर रह जाता था ऊपर एंट्री या लेजर पोस्टिंग करते वक्त, तो बताओ आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए हम इसका सब एक ही इफेक्ट करते, क्योंकि वो दो इफेक्ट करने के बाद हमको बैलेंस मिला। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो है ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, कहीं भी नहीं। और हमारी सिस्टम कौन सी अकाउंटिंग की? डबल एंट्री सिस्टम, और इसकी वजह से हम एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करते ही करते हैं। समझो आपको क्लियर? इन्हें ट्रायल का एक इफेक्ट क्यों करना है और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्यों करने हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया। अब कोई पूछेगा तो आपको आना चाहिए। अब इसमें अब सुनो, अब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहां जाएगा? सुनो, एक मेरी डायरेक्ट इनकम है, क्या है मेरी, और दूसरी मेरी एसेट है। पूछो क्यों? सुन लीजिए, देखो ध्यान दो, डायरेक्ट इनकम क्यों है? डायरेक्ट इनकम की डेफिनेशन क्या है बताओ? जो इनकम हमें गुड्स से मिलती है, गुड्स पे मिलने वाली इनकम मेरी डायरेक्ट इनकम। अब बताओ, मैं सेल्स में ऑलरेडी कमा रहा हूं, क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। अब देखो आप ही नोटिस करो, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता हूं, 2,50,250 रुपए का मैंने माल साल भर में खरीदा हुआ है, देखो खरीदी की हुई है। इसके ऊपर लगने वाले खर्चे और भी समझो 2-3 हजार रुपए खर्चा किया, बराबर कि नहीं? यानी ऐसे मिलाकर अगर मैं देखूं तो 2,55,56,000 रुपए का मेरे ख्याल से उससे ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के खर्चा आया हुआ नहीं होगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है तुमको? यानी 56 या 60,000 के नीचे आया होगा, 2,60,000 के नीचे आया होगा सब खर्चा मिला के। बट स्टिल मैं ये 2,60,000 वाला माल में कितने का बेच रहा हूं? 3,95,840 का, यानी मैं कमा रहा हूं। इसके बाद मुझे छोटू बोलता है कि साहब 50,000 का माल और बच गया है, तो ये तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? यानी मैं अगले साल उसको बेच के भी कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? तो बताओ ये मेरी डायरेक्ट इनकम हुई कि नहीं हुई? क्योंकि गुड्स पे मिल रही ना ये मेरी। अरे क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? जो माल मेरा नहीं बिके, गुड्स। तो बताओ मैं ऑलरेडी सेल्स में कमा रहा हूं, ऑलरेडी मैं सेल्स में, अरे 2,60,000 के अंदर वाला माल में 3,95,840 रुपए का बेच रहा हूं, तो मैंने ऑलरेडी कमाया हुआ है ना। तो बताओ ये जो माल बच गया मेरा, और तो बताओ ये मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? दैट्स व्हाई इट इज माय डायरेक्ट इनकम। क्या है मेरी ये? और ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। और दूसरा एसेट क्यों है? सुनो, क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो गई। अरे क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? जो माल साल भर के अंदर नहीं बिका उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है कि नहीं? अरे जो माल साल भर के अंदर नहीं बिका उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड गुड। तो बताओ तुम ही सोच लो, इसकी लाइफ 1 साल से ऊपर टिक गई कि नहीं मेरे पास? तो हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर आ गई तो वो क्या होता है? मेरा एसेट। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो माय एसेट्स। तो आज के बाद क्लोजिंग स्टॉक जहां जहां आएगा उसके दो इफेक्ट कहां होंगे? समझ में आ गया?
और ये एक अकेला ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपको कहाँ मिलना है, एडजस्टमेंट के अंदर, ओनली एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलता ये। हाँ, हाई लेवल अकाउंटिंग में मिलेगा, वो कैसे मिलता है मैं आपको बताऊंगा उसको, अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर मैं कहानी में पहले दिन पे ही ट्विस्ट ला रहा हूँ, मुझे लेना तो नहीं चाहिए कायदे अनुसार, क्योंकि अभी आप बेसिक चल रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा मैंने 11 से पूरा इतना अच्छा बेस कर दिया है कि अब तुमको इसके हाई लेवल पढ़ाना भी हाथों हाथ बनता है यार। और वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म्स का आज रोल है यहाँ पे। हमने कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ा हुआ है एक्चुअली, नहीं पढ़ा हुआ है बच्चा लोग? सुनना चाहते हो क्या होता है? देखो इधर ध्यान दो, देखो मेरे सेशंस ना आपको थोड़े थोड़े टिपिकल लगते हैं, यानी बहुत हाई लेवल लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको गौर से सुनोगे ना, लिटरली आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाओगे और बहुत सारे रहस्य आप पे खुले रहेंगे जो आपके दोस्तों को नहीं आता, आपके दोस्तों को नहीं आता। समझा? क्लियर? अब देखिए आपको बता दूं मैं, आपको कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी रहेंगी, दो वैल्यू, एक दी रहेंगी कॉस्ट प्राइस और एक दी रहेंगी मार्केट प्राइस। कैन आई रिपीट माई स्टेटमेंट? क्या आप हाई लेवल सीखने के लिए कैपेबल हो? अभी सिखा दूं कि बाद में सिखाऊं? भाई मैं बोलता हूं दो एग्जाम्पल में सब निपटारा कर दो ना, यानी कल को तुम एग्जाम टाइमिंग पे प्रैक्टिस करना है सर, क्या करूं? मेरे दो कस्टमाइज क्वेश्चन देख लो पूरे, बस खत्म विषय, तुम्हारा पूरा फाइनल हो गया, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए सिखा रहा हूं मैं भाई। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक के अगर तुमको दो वैल्यू दी रहे, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्केट प्राइस, तो कौन सी लोगे? दोनों? कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्यों? अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस है अपना खरीदी रेट, कि मुझे घर में कितने का पड़ा, मान लिए अगर बनाया होगा तो बनाने का रेट, और परचेस किया होगा तो परचेसिंग रेट, यानी घर तक पहुंचने का सारा खर्चा इसके अंदर कितने का पड़ गया, बराबर है कि नहीं? और मार्केट प्राइस है क्या? मेरा माल बिका तो नहीं, लेकिन आज मेरे मार्केट में इसका रेट क्या हो गया। अरे क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से महंगाई सस्ताई चलती है ना। आप देखो किराना आइटम के रोज के भाव बदलते हैं, रोज के, आप देखो ना किराना में जाओगे ना आप आइटम में, तो रोज के भाव बदलते, रोज 50 रुपए वाला गेहूं 60 में हो जाएगा, कभी 45 में हो जाएगा, तो फिर उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं कि अगर आज मैं ये चीज खरीदता था लास्ट डे पर, तो आज का भाव क्या है मार्केट खरीदने का, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोलते हैं? बेचने का भाव नहीं है, मार्केट वैल्यू ने क्या, कितना बड़ा या कितना कम हुआ आज का भाव, खरीदी रेट, खरीदी रेट है। समझ में आ रहा है आपको? तो कौन सा लोगे? तो विच एवर इज लेस्ट वाला लोगे। कौन सा वाला? अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू दी रहे, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो कौन सी लोगे? जो कम रही वो वाली। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों भाई, आज एडजस्टमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर समझेंगे, ठीक है, चलेगा? अगर डिटेल में सीखना है तो पूरा सीख लो भाई। हाँ, तो क्यों? सुनो, उसका रीजन बता रहा हूं, वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म्स। हमारा कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कि अकाउंटिंग करते समय आप एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो बिजनेस को सेफ असाइड चलने के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं। नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? सीए फाउंडेशन की एंट्रेंस टेस्ट के पहले नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना, सब पढ़ाया। नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना बेटा, मैं बेईमानी नहीं कर रहा था पढ़ाने में, समझा? मैं बेईमानी पढ़ाने में नहीं, कंजूसी करता मैं कभी। ले लो जितना है मेरे पास, बढ़ेगा इस मेरा नॉलेज। सुनो, अब इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो मैं लिख के देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2022 वर्थ नहीं, कॉस्टिंग रुपीज ₹50,000, while its market price rupees
70,000। हाँ, अब बताओ कौन सी प्राइस लोगे? कॉस्टिंग प्राइस। क्यों? विचवर इज कम, विचवर इज लेस, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ। अब क्यों है तो सुन लो। देखो, हमेशा कॉस्ट प्राइस भी कम आएंगी क्या? ऐसा नहीं होता, मार्केट प्राइस भी कम हो सकती है। अरे हो सकता है, अपने जो रेट पे खरीदा होगा आज कम हो गया होगा भाव, चलता है, ऊपर नीचे उछाल चलता ही रहता है ना, गिरावट उछाल माल में। हाँ सुनो, इधर ध्यान दो, देख इधर बेटा, गलत इंटेंशन मतलब इधर देख, नालायक। हाँ देखो इधर, आप बोलोगे सर हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, ठीक है, यहां सही है। अब मैं अगर इसके अंदर ट्विस्ट करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वाइल इट्स मार्केट प्राइस इज रुपीज 40,000, कौन सी लोगे? मार्केट प्राइस। अब ऐसा क्यों? सुनो, जब 70,000 का मार्केट भाव था तो हमने 50,000 लिया, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ। मैंने 50,000 में खरीदी की थी, अब वो आज का भाव 70 हो गया, तो मेरा अकाउंटिंग रूल बोलता, मैं तो कहूंगा अरे वाह भाव बढ़ गया, तो मैं यही लिखूंगा 70,000 से। तो मेरा अकाउंटिंग लॉ बोलता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता गलत, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म तोड़ रहा है तू। यानी क्या? वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ। मैं 50,000 का माल मैंने खरीदा था, आज का भाव 70 हो गया, तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बोलती तूने माल बेचा क्या? आज बेचेंगा। और बेचेंगा कब? अब पिक्चर जो होंगी अब होंगी अगले साल। तो अगले साल अगर तू कमाएगा तो सही में लिखना ना, लेकिन आज की तारीख में ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ ये? कि 50,000 वाला माल 70 का हो गया है, मानता मैं, लेकिन तू बेच रहा क्या आज? तू बेच रहा क्या? तो उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं 50,000 का माल खरीदी, रेट 70 का भी हो गया तो भी मैं लिखूंगा 85। लेकिन अगर यही मार्केट प्राइस 40,000 का हो गया, क्या हो गया? तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा आप मैं 50 लिखूंगा, तो बोलता नहीं, गवर्नमेंट बोलती अब 40 लिख। मतलब क्यों? तुम तो मार्केट प्राइस मना कर रहे थे। बोला बराबर है, लेकिन बिजनेस को सेफ असाइड करने के लिए तुझे एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वो ये सोचकर गाड़ी नहीं चलाता कि पूरा रास्ता सेफ मिलेगा, वो ये सोच के गाड़ी चलाता है कि आगे खड्डा आ सकता है और गाड़ी की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो मेरे कंट्रोल में आ जाए कि अगर वो बड़ा खड्डा आया भी तो। ड्राइविंग का पहला उसूल है, बराबर कि नहीं? अब यहां भी तो अपन बिजनेस के ड्राइवर हुए ना, अकाउंटेंट हुए तो कौन? बिजनेस के ड्राइवर। तो इसलिए बिजनेस की ड्राइविंग करते वक्त एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करो बिजनेस को सेफ्टी के लिए। समझा क्या आपको? समझा क्या? इसलिए अकाउंटिंग लॉ बोलता है कि 40 लिख रहे, क्योंकि अगर भाव अगर ऊपर नहीं आया फिर से तो तेरे को तो 10,000 का फटका वैसे भी लग चुका है। यहीं पे 50 की खरीदी थी, मार्केट भाव कितना हो गया? 40, तो भैया 40 ही रिकॉर्ड कर ले अब तो। समझा? समझा? क्लियर? समझा क्या? और ये लूका कहां से इंस्पायर हुआ होगा? पक्का ट्रैफिक गाड़ी पे जा रहा होगा देखकर कि गाड़ी को सेफ्टी नॉर्म्स के लिए एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करो, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं। समझा क्या? समझा क्या? ठीक है, तो आज के बाद क्या करोगे? विचएवर इज लेस, ठीक है? हाँ, तो अब बताओ कौन सा करें? मैं दोनों दे रहा हूं, कौन सा लेना है बताओ? अब सर 40 लिखो या 50 लिखो, फिर भी सर हमारा फाइनल अकाउंट फिर टैली होगा? बिल्कुल होगा। आप बोलो। अरे दो इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये तराजू है, अगर 40 का इधर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो 40 का इधर भी रिफ्लेक्ट कर, तो टैली तो होना है ना, सिर्फ टैली का अमाउंट चेंज होगा। समझा क्या आपको? क्लियर? ये दो तराजू है, बस इसको बैलेंस करते जाओ, टैली होते जाएगा। समझा आपको? क्लियर? अब देखो दो तराजू है, 1 किलो का वजन इधर है, 1 किलो का वजन इधर है, तो टैली हो गया, इक्वल हो गया तराजू में। अब तुम एक तराजू में आधा किलो बढ़ा रहे हो और इसमें बढ़ा रहे हो, फिर भी टैली होगा। तो यहां भी हुई है ना, जो अमाउंट आप पहला इफेक्ट कर रहे हो दूसरा इफेक्ट भी वही अमाउंट से कर रहे हो, तो टैली तो होते ही जाएगा। इसलिए एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट। इसलिए लूका ने हमको दो तराजू दिया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से, कि हर एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट करो। समझा आपको? क्लियर? ये हिसाब किताब करने के दो तराजू है ये, समझो। एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है एसेट, एक का नाम है लायबिलिटी।
समझा आपको? क्लियर? चलो ओके, तो अब आज अपने फ्रेंड से पूछोगे। अब नेहा, आपको आपका फाइनल अकाउंट शायद हो गया था आपकी पिछली ट्यूशन पे, और कई बार आपको शायद से ये मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आई होगी, तो सर बोलते होंगे आपको विचएवर इज लेस ले लेना, बट द रीजन यू डोंट नो व्हाई विचएवर इज लेस इज कंसीडर्ड इन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, समझा क्या? तो आज बता देना उनको भी, अपने फ्रेंड्स को, तो वो अपने फ्रेंड्स आपके सर को बता देंगे, इसी बहाने सीख भी लेंगे थोड़ा बहुत। ओके बच्चे लोग, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूं अकाउंटिंग आना और अकाउंटिंग समझना ये दो अलग अलग बात होती है। अकाउंटिंग परफॉर्म उसको भी करते आती जिसको समझती नहीं है। चलो आगे बढ़ू, नंबर 2। यस, अब मैं ऊपर के एटम्स के साथ छेड़खानी कर रहा हूं, देखो जरा, जिसको अपन एडजस्टमेंट बनाएंगे। हाँ, अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। अब मैं आपको नई एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबका रीजन दे रहा हूं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सुन लो। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान दो। पहले बताओ, पहली एडजस्टमेंट में मैंने 25 से 20 मिनट खर्चा किया, आज के बाद भूलोगे क्या? बोलोगे तो फिर मेरे से बुरा। और अगर यहां पे नहीं आया तो ये धरती में, ये जन्म में तो कहीं नहीं आएगा। समझा क्या? हाँ, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको बोल, सुनो, इसको दो तीन नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेएबल, इसको एक और नाम है। सर ये एडजस्टमेंट का नाम है? नहीं, ये एडजस्टमेंट के हेड का नाम है, वैरायटी नेम है। क्या नाम है? वैरायटी नेम। वैरायटी नेम है। मैं एक ही चीज को 3 बार रिपीट कर रहा हूं आज, सोचो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्टेज है। क्या ये? बोलो मेरे साथ। हाँ, एक और नाम है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। चलो शुरू करें। अभी इसका मतलब क्या है, चलो इसको जो बनावट मिली वो किसने दिया, पूछो, बताओ। अरे कहां से आई? जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक विचएवर इज लेस का बनावट आया कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म से। अकाउंटिंग कितने पिलर्स पे टिका हुआ है? 3। बोलो कौन कौन से? गोल्डन रूल्स, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स, और तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बराबर कि नहीं? एस। हाँ, तो मैंने पूछा उन तीनों पिलर में से इसकी बनावट कहां से आई होगी, सोचो। नहीं, इसकी बनावट आई है कंसेप्ट से। एक कंसेप्ट था, तुमको एक्रूड कंसेप्ट पढ़ा था, ये जन्म में ही पढ़ाया था। एक्रूड कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था? देखो बेटा, हाँ बेटा, वही बात है ना। मैं तभी तो बोलता है अकोला वाले को साथ बैठ के मैं टाइम पास ही कर रहा हूं, सही कि नहीं? चलो देव, देखो 12th पास करा दूं फिर जाता। हाँ, अच्छे मार्क्स से। हाँ यस, चलो देखो इधर, शुरू करें। चलो, मुझे एक्सपेक्टेड था वैसे भी ऐसे कमेंट्स आएंगे। यस, चलो ढूंढ में ले कोई वहां पे मोतीजापुर में है क्या? बच्चे नहीं है वहां पे? यहीं पे है? तो मैं जाऊंगा तो वहां पे आ जाएंगे, फिर वहीं जाना पड़ता। चलो अब उल्टा करना पड़ता है, आपको वालों को ऑनलाइन दो, वहां पे ऑफलाइन चलन दो। चलो ओके, प्लीज पे अटेंशन। एक्यूरेट कंसेप्ट क्या बोलता है? चल बता अमृत, व्हाट इज एक्यूरेट कंसेप्ट? बताओ क्या होता है? हाँ, ये आपस में चर्चा का विषय सिर्फ एक्यूरेट कंसेप्ट होना चाहिए। हाँ बोल बेटा। हाँ देखो इधर बैठ जाओ, सुनो।
कोई खर्चा ऐसा है एक्सपेंस, अब एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? सर्विस इन आउटपुट आउट। कोई एक्सपेंस ऐसा है जो मैं इस बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान सर्विस तो ये इस साल लेता हूं, लेकिन कोई रीजन से उसका पेमेंट ये साल न होते हुए अगले साल होगा। ये साल यानी नहीं हुई, बस वो कब होगा पता नहीं, लेकिन ये साल तो नहीं हुई, ये साल तो नहीं हुई। तो तब मेरे ऊपर सबसे बड़ा टास्क आता है कि मैं उसको हिसाब में कहां लूं भाई, ये साल लूं कि नेक्स्ट ईयर लूं। मुझे क्यों? सर्विस मुझे ये साल मिली, लेकिन पेमेंट कब होगी? अब, क्योंकि साल तो अब खत्म हो गया। तो फिर मेरा वहां पे कंसेप्ट काम में आता है, नाम है एक्रूड कंसेप्ट। और वो एक्रूड कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे लोग, कि कोई सर्विस, कोई एक्सपेंस अगर आप इस साल सर्विस ले रहे हो इस साल, तो उसको एक्सपेंस भी आप यही साल दिखाओगे, भले पेमेंट हुई हो चाहे नहीं हुई हो। और इस रीजन से हमारी एडजस्टमेंट जाती है, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अब इसका एग्जांपल दूं सीधा सीधा, चलो इसके कुछ एडजस्टमेंट बनाएंगे। अब ये एडजस्टमेंट किसी के साथ भी मैं ऊपर के आइटम एक्सपेंस पर शेयर करना चाहता हूँ, छेड़खानी। मेरी टंग स्लिप हो रही है क्या? प्रॉपर कंस्ट्रक्शन आ रहा है आज, थोड़ा अल्सर इशू है, थोड़ा कंसीडर कर लेना। ओके, हाँ हाउ एक्स्ट्रा बात करते करते देव से छाले पड़ गए मेरे को। चलो हाँ आ जाओ जरा, देखो अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लक्ष्य की जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था, ठीक है, अब लक्ष्य की जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था, तो अकाउंटिंग में अकाउंटेंट हूं, कौन हूं मैं? तो आप देखो लक्ष्य के पास वर्कर कौन था? एम्प्लॉय। अरे कौन था? सैलरी पेड टू किसको था? भरत को। और भरत की सैलरी हमने महीने की कितनी रखी थी? 6,000 रुपए। मानते हो कि नहीं? देखो इधर, और भरत आप नोटिस करो जनवरी से उसके पास है और एंडिंग दिसंबर है, लास्ट तक टिका रहा उसके पास, आज भी भरत है उसका एम्प्लॉय। तो हुआ क्या, अगर लक्ष्य की 6,000 रुपए पगार है और घड़ी ने 12 महीने अगर काम किया, तो अब बताओ साल में कितने महीने होते? मानते हो कि नहीं? अरे साल में 12 महीने होते, ये मानते हो कि नहीं? हाँ, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो चाहे वो कैलेंडर ईयर क्यों ना हो, बराबर कि नहीं? तो अगर कोई पर्सन मुझसे 6,000 रुपए महीने की पगार ले रहा है और वो मेरे पास अगर 12 ही महीने टिका हुआ है, तो उसके होते कितने हैं? 6 12 72,000, बराबर कि नहीं? यानी साल की मुझे पगार बांटनी चाहिए थी 72,000, लेकिन लक्ष्य ने जितने भी मुझे ट्रांजेक्शन बताया उसको मैंने फुल रिकॉर्ड किए, और वो हिसाब से सैलरी के अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 48,000। सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो बताओ 72,000 रुपए की घड़ी ने हमको सर्विस दे दी, है ना? कौन घड़ी? हमारा भरत। लेकिन उसको घड़ी को मैंने दिए साल भर के अंदर 48 दिए, यानी कितने बाकी हुए? अब 72 में से 48 गए, कितने होते हैं? 24,000 रुपए की मुझे भरत ने सर्विस दे दी काम करके, लेकिन उसको पैसे पे किए क्या हमने? तो मैं उसको अब यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे हिसाब 12 महीने का करना है। हेलो, क्योंकि मुझे हिसाब 12 महीने का करना है, और 12 महीने के हिसाब से 72,000 रुपए पूरे हो रहे हैं, जिसमें से 48 पेड है, बाकी कितने हो गए? तो मैं 24,000 रुपए यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 2 बना लूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 24,000 बन गई एडजस्टमेंट। अब ये लक्ष्य अब भी बता रहा मेरे को घड़ी, मतलब पहले बता देता था तो उसको ट्रायल बैलेंस डाल देते। अरे पहले हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नया लेजर बना के हम उसको ट्रायल बैलेंस में दिखा सकते थे, लेकिन अब ट्रायल बैलेंस तो बन गया, अब जो होगा एडजस्ट होगा, इसलिए हम डालेंगे इसको एडजस्टमेंट। अब इसके दो इफेक्ट कहाँ होंगे भाई? सुनो, तो इसका दो इफेक्ट होगा। एक तो जब मैं ये सैलरी ट्रायल बैलेंस से निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा, प्रॉफिट लॉस में क्यों डालूंगा पूछो? इंडर एक्सपेंस है, तो इसको सैलरी को मैं इनर कॉलम में लूंगा पहले 48,000 रुपए, इसके अंदर प्लस
24,000 रुपये प्लस करूंगा और फिर आउटर में 72,000 दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया साल भर की तू सैलरी का कितना बांट रहा है, वाटअप कितना कर रहा है सैलरी का, तो 72,000 रुपये आएगा। पूछो क्यों? दिए भले 48 है, लेकिन वो 24,000 रुपये जो बाकी है देना, वो भरत मेरे को छोड़ देगा क्या? सर नहीं साल खत्म हो गया, छोड़ो अब, रही पुरानी बातें वही छोड़ के आओ। वो बोलेंगे भाऊ अगले साल जाते सही लगेंगे, तुम्हारा बुरा वक्त था, पहला साल था इसलिए थोड़ा हमने टॉलरेट कर दिया, अगले साल मेरे को पूरा ही लगता पैसा मेरा। बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? तो इसलिए वो 24,000 रुपए एक तो सैलरी में प्लस होंगे, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है। क्या है मेरा? अगर मुझे साल भर का टोटल एक्सपेंस कंप्यूट करना है तो 48 नहीं है, 72 है। कितना है? और वो 72 दिखाने के लिए 48,000 में जब ये 24,000 रुपए, कौन सा 24,000 रुपए, ये एडजस्टमेंट वाला एड ऑन करूंगा तो जाके 72,000 रुपीज दिखेंगे। बराबर कि नहीं? और दूसरा ये 24,000 रुपए देना बाकी है, तो मेरे ऊपर साल के एंड में क्या हो गया? कर्जा। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कर्जा, लायबिलिटी। तो इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा। अरे एक्सटर्नल लायबिलिटी ना, जिस तरीके से साल के एंड में जिन जिन पार्टियों को देना बाकी है, उसी प्रकार एक और पार्टी शामिल हो गई और वो है हमारा भरत कुमार, यानी भरत, है ना? समझा? शशांक। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ। तो इस तरीके से अब बताओ, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस, कोई भी दो इफेक्ट कहां करोगे? एक तो एक्सपेंस में प्लस। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंस अगर 12 महीने का कंप्यूट करना है, तो जो एक्सपेंस पेड नहीं हुआ है वो भी तुमको यही साल में एक्सपेंस दिखाना है, ड्यू टू एक्रूड कंसेप्ट, ड्यू टू। हाँ, और दूसरा देना बाकी है, तो ये मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्जा। जिस तरीके से मार्केट में देना बाकी है जिन जिन लोगों को, उसी प्रकार एक और आ गया मेरा एम्प्लॉय शामिल, जिसको मुझे देना बाकी है, क्योंकि सर्विस मुझे यही साल मिल गई तो खर्चा भी यही साल में दिखाऊंगा। समझा क्या? यानी आज के बाद कोई भी एटम का, ऊपर के एटम का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो आ गया तो दो इफेक्ट क्या करोगे? उस एटम में प्लस, टोटल कंप्यूट करना है 12 महीने का तो इसलिए, और दूसरा लायबिलिटी। समझा? पक्का? डन? क्या बात है। अब हाथों हाथ नहीं, रुको, अब 2-3 एटम के ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है? चलेगा? अभी एडजस्ट नंबर 2 ये वाली नहीं है, ये है। पूछो क्यों? ये वैरायटी का नाम है। अरे आ रहा क्या? ये एडजस्टमेंट नंबर 2 ये वाली है। कौन सी वाली? ये सिर्फ आपको ऊपर हेडिंग दिया मैंने आपको सिखाने के लिए, तो ये मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, अब ऊपर के 2-3 आइटम के साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखते हैं, साल का हिसाब कर रहे हैं ना, कौन से खर्चे देना बाकी है देख लेते हैं। देखो आज का सेशन सिर्फ किसके नाम पे है बोलो? आज का सेशन सिर्फ एडजस्टमेंट समझने के नाम पे, परफॉर्म कैसे करना है वो बात की बात, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखो। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो छूट रहा है? नहीं ना? पक्का? ठीक है। अच्छा ये क्या है सर लिख रहे हो? ये आउटस्टैंडिंग का शॉर्टकट है। क्या ये? O/S। और आउटस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ देना बाकी नहीं होता, लेना बाकी भी होता है। हाँ, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हेड का है तो देना बाकी है, और कोई आउटस्टैंडिंग अगर इनकम के हेड का है तो लेना बाकी है। समझा आपको? क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग कौन सा था? सैलरी ना? सैलरी रुपीस कितना बाकी है? 24,000 रुपए। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा। अभी तो हम प्रैक्टिकल बेस पर निकाल रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहेगा। या जो हम बना रहे ना, ये आगे चल के आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। लेकिन कैसे बनता है? एक बार क्वेश्चन बनाना आ गया, आंसर फ्री में आता, क्योंकि बनाया ही हमने है तो करना भी तो हमको आता ना ऐसा। हाँ चलो अभी देखते हैं। ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस है, देख लेते कौन कौन से करते हैं। हाँ अब देखो, हाँ वेजेस के 600 रुपये से साल में दिया, ऐसे कैसे रे? हमारे को 1000 रुपये तो बनते हैं यार, है ना? तो साल भर का वेजेस के 1000 रुपये करते हैं। 1000 रुपये खर्च दिखाना है। अब 600 पेड है, बाकी कितना बाकी रहा? 400। तो हो गया आउटस्टैंडिंग, लिखो वेजेस। अब सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो ही इफेक्ट करोगे। हाँ, एक तो एक्सपेंस में प्लस उस हेड में, और दूसरा लायबिलिटी।
ठीक है, कर जाए। अच्छा, एक्सपेंस में ऐड करने का रीजन क्या है? ओनली एक ही रीजन, वो है एक्रूड कंसेप्ट। क्या आएगा? कोई पूछेगा तो आएगा, पक्का? ठीक है। और जिनको नहीं आता अपने भाई बहनों को, फ्रेंड्स को, और जो भी 2-3 सरे होंगे उनको सिखा देना, ठीक है? सर मतलब सर, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ू? यस, नेक्स्ट। अब आते हैं आगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं जब अकाउंटेंट को हिडन एडजस्टमेंट्स, क्या सिखा रहा हूं? अब मैं आपको सिखा रहा हूं हिडन एडजस्टमेंट्स। सीखना चाहते हो? समझना चाहते हो? ध्यान दो। अभी होता क्या है, सुनो। जब हिडन एडजस्टमेंट और कुछ नहीं होता, सुनो क्या होता है। जब भी आकाउंटेंट आलसी होता है तुम्हारा, क्या होता है? आलसी। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मालक बोलता है, अरे ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, क्या काम का ट्रायल बैलेंस बनाया तूने ये, ऐसा वाला। कोई तो भी अकाउंटेंट होता है जो एकदम आलसी किस्म का होता है और मालक उसके ऊपर ऐसे भौंकला जाता है कि ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। और अकाउंटेंट को लिखना जान पे आता है, क्या आता है? तो वो उस यूज करता है हिडन एडजस्टमेंट को। अब ये हिडन एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, ये नाम के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको दिया है, लेकिन ये एक्चुअली वो लोग यूज करते हैं जो अकाउंटेंट को लिखना जान पे आता है, एडजस्टमेंट बनाना जान पे आता है। तो ट्रायल बैलेंस के बाजू में ही वो लिख देते कुछ भी। देखो एक आधा डेमो दिखाऊं, डेमो देखो, सुनो। दोनों का मतलब ऐसे ही, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बात एक ही है, लेकिन करने के दोनों के तरीके अलग है, मतलब क्वेश्चन देने के तरीके अलग है, बाकी परफॉर्म एक ही किस्म के होंगे। अब देखो हिडन एडजस्टमेंट कैसे बनती है, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना। देखो मैं ये एरिया फास्ट नहीं ले सकता, सॉरी बेटा, ठीक है? तो अगर उसको लगता होगा कि भाई सेशन बहुत लंबा जा रहा है, बोर हो रहा है, तो देखो छोड़ देना यहीं पे। हाँ देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज वेयर हाउस रेंट निकालो। वेयर हाउस रेंट है क्या अपने पास? कहाँ है? हाँ ऊपर। कितना पेड है? 9,000 रुपए। देखो उधर। हाँ अब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब जो जो ट्रांजेक्शन लक्ष्य ने बोले अपन ने लिख दिया उसको, बराबर कि नहीं? अब लक्ष्य आया और मेरे ऊपर खोल गया। मैं कौन? लक्ष्य का अकाउंटेंट ना। अब अकाउंटेंट की इज्जत है कि नहीं होती ना भाई? हाँ देखो उधर। तो हुआ क्या, अब लक्ष्य खोल गया, बोला सर पूछते भी नहीं, ट्रायल बैलेंस बना के बैठ गए, कुछ ट्रांजेक्शन रह गए ना सर, आपको भी घाई है बस। मतलब भाई मेरे पास तू अकेला क्लाइंट थोड़ी ना है, बराबर कि नहीं? बहुत सारे क्लाइंट है, मेरे को सबका करना है, सब किताब कंप्लीट। और जितना तूने बताया उतना अपन ने लिखा ईमानदारी से। अब तू रो रहा है भाई? बोला मुझे नहीं पता, कुछ ट्रांजेक्शन बाकी है, वो रिकॉर्ड करके दो। मतलब बोल, चल बोल, रो मत। मैंने उसको बोला, किसको बोला? लक्ष्य को। मैं कौन? अकाउंटेंट, लक्ष्य का। तो लक्ष्य ने बोला देखो सर, वो जो वेयर हाउस रेंट है ना, हाँ वो 1,000 रुपए लेता है मुझसे मालक महीने का। तो मतलब फिर बोला सर देखो 1,000 रुपए लेता है, लेकिन मैंने ये साल भर में 9,000 रुपए पेड कर दिए हुए, 9,000 रुपए पेड कर दिए हुए। 3 महीने के मैंने उसको रेंट दिया ही नहीं, रोज उसको झुला रहा, कल 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 कल, ऐसे 3 महीने निकल गए। तो सर अभी पेड करना है कि नहीं? अरे पेड करना पड़ेगा ना भाई, कैसी बात कर रहा? तूने आज पेड नहीं किया तो कल तेरे को पेड करना ही है, क्योंकि सर्विस तेरे को ये सर्विस दे दिया, दुकान दे दिया तेरे को, भाई ये ले वापर मेरा गोडाउन, तो तेरे को रेंट तो पे करना ही है भैया, सही कि नहीं? और हिसाब 12 महीने का हो रहा ना, तो अगर तू 1,000 रुपए महीने का पे कर रहा है तो तेरे 12 महीने की जो सर्विस ली तो 12 महीने के 12,000 रुपए होते, बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3,000 रुपए तेरे बाकी रह गए। क्या हो गए? तो अभी मेरा काम क्या था? ट्रायल बैलेंस बन गया है, सपोज फाइनल अकाउंट नहीं बना है अभी तक, तो मेरा काम क्या है? मैं इसको कहां एडजस्ट करूंगा? संतोष कहां एडजस्ट करूंगा बताओ ना? एडजस्टमेंट में क्या करूंगा? एडजस्टमेंट में क्या करूंगा? तो 4 नंबर लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग वेयर हाउस रेंट कितना। लिखो मत रुको, इसमें कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं भी, और एक मजा आएगा बस। ये ऐसा लिखना चाहिए मुझे, मैं आलसी हूं। कौन हूं मैं? मेरे को ये लिखना जान पे आता, मैं एडजस्टमेंट नहीं बनाता। सपोज ऊंचा वाला अकाउंटेंट कौन हूं? हाँ
हाँ, महंगा वाला अकाउंटेंट। तो मैं क्या करूंगा, मतलब बोल क्या करना है, सेटल करना है इसको फाइनल अमाउंट के अंदर। तू बोलना चाह रहा ना भाई फाइनल अमाउंट के अंदर सेटल करो, कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट में उसको लिखा नहीं, मैंने क्या किया, मैंने वेयर हाउस रेंट ढूंढा, कहाँ है रे वेयर हाउस रेंट, कुठे गेला, और यहां पे मैंने लिख दिया वेयर हाउस रेंट फॉर 9 months। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। और ये कौन वापरते हैं, जो अकाउंटेंट आलसी होते हैं। और तुम्हारा पेपर ड्राफ्टिंग करने वाला भी अगर आलसी होगा, उसको एडजस्टमेंट बनाना जान पे आ रहा होगा, तो ट्रायल बैलेंस के सामने ही वो तुमको इस किस्म का कुछ तो भी दे देगा, करते बैठो क्या है, जैसे अभी किया। अच्छे लिखो, फेयर लिखता देखो बेटा, तुमको समझ में आ रहा है, कोई छूट रहा तो नहीं बच्चा। देखो क्या किया मैंने इसको सपोज एडजस्टमेंट मैंने लिखा, मैंने ये वेयर हाउस रेंट ढूंढा, हेड, और यहां पे लिख दिया मैंने फॉर 9 months। तो लक्ष्य बोलता अरे 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 ये क्या किया सर, तुम तो और खराब करके बैठे मेरे ट्रायल बैलेंस को। मैंने ट्रायल बैलेंस खराब नहीं किया, मैंने एडजस्टमेंट नहीं लिखा। देखो बात क्या हो रहा है, तेरा बोलना है 12 महीने का रेंट दिखाना है, और ये जो रेंट है ये 9 महीने का पेड है, बराबर कितने, 3 महीने का बाकी है, तो 1000 रुपए तू महीने का दे रहा है, यानी 3 महीने का 3000 बाकी है। तो मैं 3000 रुपये आउटस्टैंडिंग दिखाऊं, या मैं इधर लिख दूं कि 9 महीने का ये रेंट है, तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि 3 महीने का बाकी है। अरे मैं बोलता हूँ आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, एक बोलता है आधा ग्लास खाली है, मैं बोलता हूँ आधा ग्लास भरा हुआ है, यानी इसका मतलब आधा ग्लास खाली है। समझा कुछ, वो आधा भरा ग्लास खाली ग्लास, नहीं समझा, समझा समझा, यानी पहले मैं ऐसे खिला रहा था, अब मैं तुमको ऐसे खिला रहा हूं। अरे मेरे को 3 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग दिखाना है, साल का हिसाब 12 महीने का होता, तो मैं 3 महीने का आउटस्टैंडिंग न दिखाते हुए मैं दिखा रहा हूं कि 9 महीने का पेड है, यानी इसी का दूसरा मतलब है कि 3 महीने का बाकी है। और 9 महीने का अगर 9000 रुपए है तो महीने का 1000 रुपए, और महीने का 1000 रुपए है तो 3 महीने के 3000 बाकी है। बन गई मेरी हिडन एडजस्टमेंट, छुपी हुई एडजस्टमेंट, पेपर में आएंगी ये एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस सामने ही लिख के देता वो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। तो कैसे बनती है हिडन एडजस्टमेंट, समझी क्या, समझी क्या। तो ऐसे ही मैं किसी का भी कुछ भी करता, खेलने पे आया तो, जैसे एग्जाम्पल देखो भी, हाँ अब म्युनिसिपल टैक्स का भी साल का सपोज 12 साल का सपोज अपन पेड कर रहे हैं 1200 रुपए, तो 4 महीने के बाकी है, तो यहां लिखूंगा फॉर 8 months, यानी 800 रुपए 8 महीने के, तो 12 महीने के 1200 रुपए होते, 4 महीने के 400 बाकी है। अब मैं आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स लिखूं नीचे, यहां मैं इधर लिख दूं फॉर 8 months, तो इसका मतलब है कि 12 महीने का हिसाब करना है, 8 महीने का हिसाब किया हुआ है, 4 महीने का बाकी है। साल में 12 महीने होते हैं, उसके ऊपर होते नहीं है, और हिसाब किताब साल का हो रहा है। समझा ऐसा, समझा क्या। तो मुंसिप क्या होता है, समझा, डन, पक्के में। हाँ अब ऐसे ही मैं 2-3 हिडन एडजस्ट बना रहा हूँ, मेरे को एडजस्टमेंट बनाना जान पे आता, मैं बहुत आलसी हूँ, बोलूँ मैं, तो मैं करूँगा ट्रायल बैलेंस से अंदर लिख दूंगा। अब से पेपर में भी आती है एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ऐसा कुछ तो भी, बट ये बनती कैसी, समझा आपको, क्लियर। अरे मैं रूट पे जा रहा हूँ, रूट पे सीधा बेस पे। हाँ देखो इतना बड़ा जो मजमा है ना, मैं जो खड़ा किया ना, ऐसे ही किया, इसके लिए बेसिक से बेसिक्स। हाँ एडजस्टमेंट कोई भी रहे, चाहे गिवन रहे चाहे हिडन रहे, ऑलवेज हैव टू इफेक्ट, करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, एक प्लस और दूसरा लायबिलिटी। मैं सिर्फ दोनों देने का तरीका सिखा रहा हूं। कभी कभी पेपर वाला अगर दया दृष्टि नहीं दिखाई तो नीचे देगा लिखकर, और कभी कभी पेपर वाले को ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट क्या देना है कि जो बच्चों को नहीं आता रट्टा मारते,
उनको कैसे कंफ्यूज किया जाए, तो उनको फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कुछ देंगे, बच्चा ऐसे देखते रहेगा क्या है क्या है एक्चुअली, समझा कुछ ऐसा चलेगा काम। हाँ तो अभी ये म्युनिसिपल टैक्स का लिख दो एक आधे और लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट बनोगे तो हिडन एडजस्टमेंट कैसे बनेंगी, समझा क्या बच्चा लोग? हाँ। कहाँ गया रे म्युनिसिपल टैक्स? हाँ? अरे कहाँ है? हाँ अभी देखो म्युनिसिपल टैक्स में 6 महीने कर रहा हूं, 6 महीने का म्युनिसिपल टैक्स लिखो फॉर 6 मंथ। अब 6 महीने का अगर 800 रुपए और साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने कितने होंगे, 1600 रुपए। अरे डबल होंगे ना, 1600 रुपए टोटल खर्च दिखाना है ना, 800 बाकी है 800। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, यहां लिखूं हाउसिंग म्युनिसिपल टैक्स 800 रुपए, बात एक ही होती है। किसको समझ में नहीं आ रहा? शिट मैन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, क्लियर? हाँ अब 2 एडजस्टमेंट सिखाने में मेरे को कितना घंटा लग गया, देखो 1 घंटा लग गया नहीं? हाँ तो बाकी सारे कब, तो मेरे को लगता है ये 3-4 सेशंस का पूरा वैरायटी जाएगा। अभी आज इतना स्टॉप करें, ठीक है? तो आज मैंने सिर्फ आपको 2 टाइप की एडजस्टमेंट सिखाई, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या चीज है, ठीक है? कल सीखेंगे बाकी और न्यू एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करते बैठेंगे। जब देखो इस एरिया के अंदर मैं घाई गड़बड़ी कर रहा नहीं हूं, चलेगा? प्यार मोहब्बत से आराम सीख रहे, ठीक है? चलो इसी के साथ मेरा सेशन भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अच्छा हिडन एडजस्टमेंट समझ में आया क्या होता है? ठीक है, कल 1-2 एडजस्टमेंट और करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक, वो लोन है ना, लोन्स, उस पर याद करना मुझे। कल शुरू होते से ही इंटरेस्ट के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट कराऊंगा एक आधा, आउटस्टैंडिंग।